Hello students, very good morning and welcome to our English class. Today we are going to discuss chapter 16 of our English textbook and chapter 16 is Netaji Subhash Chandra Bose. It is written by Colonel G.S. Dhillon. So this chapter is all about Netaji Subhash Chandra Bose and G.S. Dhillon has written his experience that he had with Subhash Chandra Bose. So before starting the chapter, let us know a little bit about the writer. So Padma Bhushan Colonel G.S. Dhillon was born on 18 March 1914 at Algon, small village in Lahore district before partition. Now it is in Amritsar district of Punjab in India. And he also served 1933 to 1942 as the British Indian Forces as a sepoy and later as a commissioned officer. शुरू में इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में काम किया और उसके बाद फिर ये एज ए ऑफिसर उन्हें कमीशन किया गया, उन्हें ऊंचे पद पर नियुक्त किया गया। तो देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। द प्रेजेंट डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट ऑफ फ्रॉम माई बोन्स मेमोरीज ऑफ कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन ऑफ द नेशन इंडियन नेशनल आर्मी। द essay records Dhillon's first-hand impression of Netaji's overwhelming qualities of generalship, his harmony of words and action, his compassionate concern for his soldiers, his knowledge of the history of wars, his deep insight into the character and mind of his men, ability to look into the enemy's stratagem, and his faith in secularism, and above all, his firm faith in India's freedom. तो इस चैप्टर में जो डी एस झिल्लन हैं उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं उनको बताया है, उनमें क्वालिटीज़ क्या क्या थी, और उन्होंने बताया है कि उनके शब्दों में और उनके कार्यों में कोई अंतर नहीं था, कथनी और करनी में अंतर नहीं था। कंपैशनेट थे, अपने सोल्जर्स का ध्यान रखते थे, उनका जो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री था वो बहुत बढ़िया था, दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे और एक कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर था। और इन सब से कहीं ना कहीं पढ़कर उनको भारत की जो स्वतंत्रता थी उस पर उनको फेथ था, विश्वास था कि भारत एक न एक दिन स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ढिल्लन ने बताया है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो अब देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इन हिज बुक बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर गिरजा के एम मुखर्जी, पब्लिकेशन डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑन पेज 140 सेज, ये बुक है जो उनकी बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सुभाष चंद्र बोस। तो उसमें पेज नंबर 104 पर ये चीज़ लिखी हुई है। The question of all of us is then, will Subhas be remembered by the generation to come? I think he will. At least it was for his recompense that his restless soul travels ocean and foreign lands in search of an answer to India's freedom. It is too horrible to think that he is no longer amongst us. To his colleagues, he will remain ever alive, evergreen and immortal. He imposed on them vivid personality so well, and they at least will not forget him as long as they live. But I hope those who will come after them will also gratefully remember this magnificent man, born to be a grand signer, who lived and died so that India could be great, and so that men and women of our race may not have been born into this world with the stigma of being subject people and not free and independent as we are today. तो क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि हमारे मन में एक क्वेश्चन था कि क्वेश्चन ये है कि सुभाष चंद्र बोस को क्या जो जनरेशन आएंगी, जो पीढ़ियाँ आएंगी आने वाली, वो क्या याद रखेंगी। और मुझे ऐसा लगता है, ऑथर ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आने वाली जो जनरेशन है वो उन्हें याद रहेंगी। एटलीस्ट
उन कामों के लिए जो उन्होंने किए हैं, जो देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, भारत भारत की स्वतंत्रता में जो उनका योगदान था, जो उसके लिए उनको याद किया जाएगा। और ये सोचना भयानक है कि वो हमारे बीच नहीं है। उनके कलीग्स के लिए, जो उनके कलीग्स हैं, उनके लिए वो हमेशा उनके बीच में जीवित रहेंगे, हमेशा एवरग्रीन, इमोर्टल। और क्योंकि उन्होंने इस तरह की पर्सनालिटी जो उनकी थी, उसका एक ऐसा इम्प्रेशन दिया है कि लोग जो है, जो उनको जानते थे, वो उनको कभी भी भूल नहीं सकते। जब तक वो जीवित रहेंगे उनको याद रखेंगे। बट जो उनके बाद आने वाले हैं, अर्थात वो लोग जो सुभाष चंद्र बोस के साथ कभी उन्होंने काम नहीं किया या नहीं थे, जो उनके बाद आने वाली जनरेशन है, वो जो है वो भी उनको बड़े ही सम्मान के साथ उस शानदार व्यक्ति को याद करेंगे, जो कि जिनका जन्म ही हुआ था एक ग्रेट लीडर बनने के लिए, और जिन्होंने काम किया, जिन्होंने एफर्ट किए, जिस ताकि इंडिया जो है ग्रेट हो सके, इंडिया को फ्रीडम मिल सके, और जो हमारे देश की महिला और पुरुष हैं, ठीक है, उन्हें जो है किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है, और वो ठीक उस तरह से रह सकें जैसे कि हम लोग आज इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं। ऐसा उनका सपना था। इस कारण से वो कह रहे हैं कि लोग नेताजी को याद करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। Long back in the 30s, Dr. Rabindranath Tagore called Netaji Deshnayak, leader of the country, during the INA crisis when General Shizo Arisu, second in command of the Japanese Imperial Army General Staff, invited Ras Bihari Bose in order to know his mind about Netaji's coming and discreetly asked. बहुत समय इन थर्टीज़, मतलब 1930 के अराउंड, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेताजी को नाम दिया था देश नायक, अर्थात देश का नायक, लीडर ऑफ द कंट्री। और जब आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी में एक क्राइसिस था, अब डिफ़िकल्ट टाइम था, जब जनरल सीजो जो थे सेकेंड कमांड ऑफ द जापानीज़ इंडियन आर्मी, उन्होंने रास बिहारी बोस को इनवाइट किया था ये जानने के लिए कि क्या उनके ख्याल हैं नेताजी के आने के बारे में। तो उन्होंने कहा, नेताजी इज़ डिज़ायर्स ऑफ कमिंग ओवर हियर एंड वंडर हाउ यू वुड ट्रीट हिम। रास बिहारी से कहा, जो जनरल थे, कि नेताजी जो है यहाँ आने के लिए उत्सुक हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि कैसे जो है तुम उन्हें ट्रीट करोगे, कैसे उनका यहाँ स्वागत करोगे। द ओल्ड रिवोल्यूशनरी क्वाइटली रिप्लाइड, नेताजी इज़ अ बॉर्न लीडर ऑफ लीडर्स, आई शेल ऑफ कोर्स बी क्वाइट प्लीज टू आस्क हिम टेक ओवर फ्रॉम मी। तो रास बिहारी जो थे, उन्होंने कहा कि नेताजी जो हैं वो नेताओं के नेता हैं, और मुझे खुशी होगी कि मैं जो है अपना चार्ज उन्हें दे रहा हूँ, मतलब यदि वो मुझे टेक ओवर करते हैं तो। आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ कन्वर्सेशन विद जनरल फुजीवारा ड्यूरिंग माई विजिट टू जापान इन द ऑटम ऑफ 1974। वो एक इंसिडेंस बताते हैं जो जनरल फुजियामा के साथ हुआ था जब उनकी विजिट थी जापान में 1974 में। वी वर पासिंग अलॉन्ग जनरल टोजो's हाउस, reminiscing for the war days. I asked the general about Prime Minister Jojo's opinion about Netaji's. Fujiwara replied that General Tozo was so much impressed by Netaji that he said, if there exists a man of the century, he is one whom I met today. Fujiwara believed that if Netaji had arrived in the East year earlier, we would have won the war. तो एक इंसिडेंट उन्होंने कहा जब वो टोजोस तोजो से उन्होंने ओपिनियन मांगा नेताजी के बारे में। तो जो तोजो प्राइम मिनिस्टर तोजो थे, तो उन्होंने उनका जो मिनिस्टर था फुजीवारा, उससे उन्होंने पूछा एक बार कि क्या उनका ओपिनियन है सुभाष चंद्र बोस को लेकर। तो उन्होंने कहा कि उनका मानना ये है कि यदि कोई सेंचुरी मैन एग्जिस्ट करता है धरती पर तो वो जो है नेताजी हैं, और यदि वो पहले आए होते तो निश्चित ही वो लोग जो है युद्ध जीत चुके होते। After citing above impression of some of the great men who happened to see Netaji's from close range row, I'll try to sum up my answer to the question as under. यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों की बातें सुनने के बाद मैं जो है लास्ट में अपना आंसर दे रहा हूँ इस बात का कि वो कैसे थे। तो कहते हैं, वो नेताजी प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच्ड, देयर वाज नेवर एनी डिफरेंस इन हिज वर्ड्स एंड डीड्स। उनकी कथनी करने में कोई फ़र्क नहीं था, ये उनका कहना है। जो वो कहते थे वो करते थे। Netaji cared not only for honor, welfare, and comfort of his soldiers, but also respected their feelings. He had compassionate nature.
नेताजी न केवल लोगों की भलाई के बारे में, अपने सोल्जर्स की भलाई के बारे में सोचते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे, बल्कि वो दयालु किस्म के व्यक्ति भी थे। ही ओवरवेल्म्ड विथ He overwhelmed us with his concern for individually and collectively, like sending a pair of boots to a sepoy with instruction to regional commander to see personally that it fitted the man and report back to Netaji, helping his own staff officer to wash hand by pouring water and offering his own towel to scrub hands, shedding tears with a lump in his throat on hearing about our difficulties and taking immediate step to supply relief। यहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी, है ना। कई बार जो अकेले में वो दिखाते थे लोगों पर कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, या कलेक्टिवली भी करते थे। लाइक एक इंस्टेंस दिया कि किसी सिपाही को यदि वो जूते भेजते थे, फिर पूछते थे कि उसको फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बहुत बार वो खुद ही खाना खाते थे जब सोल्जर्स, तो अपने हाथों से पानी डालने लगते थे हाथ धुलवाने के लिए, और उनको अपना टावल देते थे धोने के लिए। या किसी के बारे में, दुखों के बारे में सुनते थे तो उनकी आंखों से भी आंसू आते थे। तो बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो कि उन एक मतलब एक अलग ही तरह के इंसान उन्हें बनाते हैं। Such spontaneous feeling coming out of his heart made him extraordinary, a rare leader of men in war। और इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें एक रेयर लीडर बनाती है, मतलब एक कम पाया जाने वाला लीडर जो सब में नहीं होता। His men felt happy, proud and lucky to do lie under his command, do and die under his command. It was this relationship which kept up our morale in spite of all our difficulties and deficiencies। और यहाँ वो बताते हैं कि उनके साथ जो भी सोल्जर्स होते थे, उनके आदमी होते थे, वो खुश रहते थे और उनके लिए जीने मरने के लिए तैयार रहते थे उनके आदेश पर। और ये रिलेशनशिप थी जो कि हमारा मोराल जो था, हमारा उत्साह था, उसको वो बढ़ाए रखती थी, भले ही कितने डिफ़िकल्टीज़ और डिफिशियंसीज क्यों ना हो। Next para, Netaji's knowledge of history war fought on different battlefields of the world could easily surpass the knowledge of any seasonal general. He read a lot and did his homework on the subject he had to deal with। यहाँ पर बताते हैं कि जो उनका हिस्ट्री का नॉलेज था, वॉर्स की हिस्ट्री, जो युद्ध होते थे और जो उन्होंने लड़े थे, वो बहुत ही कमाल का था। और यदि कंपेयर किया जाए तो कोई भी जो जनरल होता था, सेना का कमांडर होता था, उससे कहीं ज़्यादा उनका नॉलेज रहता था, उससे भी आगे रहता था। बहुत सारे वो बहुत सारा पढ़ते थे, जो काम उन्हें करना होता था। सपोज़ किसी वॉर के बारे में प्लान करना था, उसको डीपली स्टडी करते थे। और when he had to see anybody, he would learn all about the person and his problem before the interview. The result was the man could go happy and contented that Supreme Commander knew him intimately। An interview with Netaji went a long way in creating that confidence without which it is impossible to wage a revolutionary war। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि कभी भी जब उन्हें मिलना होता था किसी पर्सन से, तो उसके बारे में सारी चीज़ें पता करते थे, क्या उसके साथ प्रॉब्लम है। और जिसका रिज़ल्ट ये निकलता था, जब उससे वो बातें करते थे तो सामने वाले को ये फील नहीं होता था कि वो उन्हें नहीं जानते हैं। उसे ऐसा लगता था कि वो उनके बारे में हर चीज़ जानते हैं। और उनको वो जब उनसे मिल कर जाता था एक बार मिलने के बाद, इंटरव्यू के बाद, तो वो जो है हैप्पी और कंटेंटेड जाता था। संतोष उसके मन में रहता था कि जो सुप्रीम कमांडर है उनका, वो उन्हें पर्सनली जानता है। ठीक है। और एक जो उनके साथ इंटरव्यू हो जाता था, यदि वो किसी के साथ बैठ लेते थे, तो उनमें, उन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस भर देते थे, जो कि एक वॉर के लिए बहुत था। He had a gift of judging the character of the man, which served him to put the right man at the right place at the right time and on the right job। He picked up some of us from the dust and made heroes out of us। उनका जो जजिंग कैरेक्टर था, मतलब लोगों की परख करने की जो क्षमता थी, वो कमाल की थी। और वो सही जगह पर जानते थे किस आदमी को सही जगह पर, सही स्थान पर, सही समय पर लगाना है। हम में से बहुत से लोगों को उन्होंने धूल से उठाया और हीरो बना दिया, मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। He never failed to appreciate when appreciation was done। A good word from him made us to strive to do our job well। He had a very kind heart, so kind that he never punished anybody। वो बताते हैं कि कभी वो लोगों की तारीफ करने में पीछे नहीं हटते थे। जहाँ पर अप्रिसिएशन की ज़रूरत होती थी, वो अप्रिसिएशन देते थे। और उनके द्वारा दिया गया एक कमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होती थी। और उनका जो हृदय था वो बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। इस तरह के दयालु व्यक्ति थे कि कभी उन्होंने किसी को पनिश नहीं किया।
ही ऑलवेज गेव अ डिफ़ॉल्टर एन एडवाइस सो दैट द डिफ़ॉल्टर कुड इम्प्रूव हिमसेल्फ। वो हमेशा जो डिफ़ॉल्टर होता था, जो चीज़ों को नहीं करता था, उसको हमेशा वो एडवाइस देते थे ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके, ना कि वो पनिशमेंट देते थे। He had a remarkable power of observation and could predict an eventuality correctly. Once he wrote a small note to me on the margin of routine order. It was scribed in his own hand. और उनका जो ऑब्जर्वेशन पावर था वो भी बहुत बढ़िया था और कमाल का था, करेक्ट था, प्रिसाइज था। एक बार उन्होंने, बताते हैं राइटर, कि मेरे लिए एक नोट लिखा, ठीक है, और उनके खुद की हैंड राइटिंग में था वो। He told me that as the mail was getting ready to be dispatched, he wanted to advise me that instead of expecting the enemy at a particular point, which I had reported in my previous report, I should also watch at a certain other point. ये एक इंस्टेंस बताते हैं कि जो उनको एक्सपेक्टेशन जो था, एक्सपेक्ट करते थे, कमाल का जो था उनका प्रेडिक्शन पावर। एक बार वो बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि जहाँ पर मैंने उन्हें बताया है, एनिमी की लोकेशन बताई है, उसके अलावा भी उन्हें सर्टेन पॉइंट पर नज़र रखनी पड़ेगी। उन्होंने क्या किया, ही गेव 6 फिगर मैप रेफरेंस। द नोट वॉज रिटन इन रंगून अबाउट 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मी। जो नोट था वो रंगून में लिखा गया था, जो कि मुझसे 500 किलोमीटर दूर था। व्हेन आई रिसीव्ड इट वॉज सरप्राइज एट द एक्यूरेसी ऑफ नेताजी जजमेंट। और जब मैंने वो रिसीव किया तो मैं उनकी जो एक्यूरेसी थी, जो उन्होंने बताया था, उससे सरप्राइज था। I was already facing the enemy where he had told me to watch। और जहाँ उन्होंने मुझे बताया था, मैं वहाँ मुझे शत्रु मिला उस लोकेशन पर, enemy। This was a measure of Netaji's skill at generalship again. I am reminded of my conversation with him when he gave me the command of the Nehru Brigade 4th Guerrilla Regiment. I said, Netaji, may I know how long will it take me to get into touch with the enemy? और वो एक बताते हैं इंसिडेंस कि एक बार मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ था जब उन्होंने मुझे नेहरू ब्रिगेड की कमांड दी थी, और मैंने उनसे पूछा था कि नेताजी, क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे कितना समय लगेगा शत्रु एनिमी तक पहुँचने में? एंड नेताजी's रिप्लाई वाज, वेल यू आर ऑलरेडी ऑन द फॉरमोस्ट डिफेंडेड लोकेलिटी। और नेताजी का रिप्लाई था कि तुम जो है फॉरमोस्ट डिफेंडेड लोकेलिटी पर, मतलब उस लोकेशन पर ही हो। देर आर नो पोजिशन हेल्ड बिटवीन यू एंड द एनिमी। और तुम्हारे और शत्रु के बीच में कोई और पोजीशन नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग द एनिमी टेक्स टू रीच एरावडी। द इनिशिएटिव लाइज विद हिम। यू मे बी लकी टू गेट 60 to 70 days बिफोर यू आर अटैक्ड, आई गेस। और उन्होंने बताया कि ये शत्रु के ऊपर निर्भर करता है कि कितना टाइम उसे यहाँ आने में लगेगा, और यू मे बी लकी टू गेट, यदि तुम लकी हो तो 60 to 70 days हैं तुम्हारे पास जब तक शत्रु अटैक करेगा, मतलब इतने दिन अभी हैं। Netaji's guess was accurate. I took my command in mid-November 1944. I got to grips with the enemy early in February 1945. Another example of Netaji's military foresight is when in March 1939, during the annual session of the Indian National Congress at Tripuri in Jabalpur, Madhya Pradesh, he proposed that the Congress should at once send an ultimatum to the British government demanding independence within 6 months and should prepare immediately for a national struggle. एक उन्होंने इंसिडेंस और दिया है उनकी एक्यूरेसी का कि एक बार उन्होंने क्या किया, जो एनुअल सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, त्रिपुर में हुआ था, जबलपुर में, तो उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अल्टीमेटम देना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि 6 महीने के अंदर हमें जो है इंडिपेंडेंस दे, और लोग जो है वो नेशनल स्ट्रगल के लिए तैयार रहें। The proposal was opposed by the rightist leader. Netaji's proposal was based on his appreciation of the European situation, which was something beyond the understanding of our political leaders. उनका जो assessment था वो यूरोपियन सिचुएशन को लेकर था, और जो कि हमारे जो राजनेता थे उनसे उनके समझ के बाहर का था। But Netaji's prediction turned out to be correct. The war did break out within 6 months on 3rd September 1939. Similarly, Netaji's oft repeated statement, there is no power on the earth that can keep India enslaved। और उनकी बात सत्य हुई। और एक और जो नेताजी थे वो अक्सर कहा करते थे कि कोई भी धरती पर ताकत नहीं है जो इंडिया को गुलाम बना कर रख सके। इंडिया शैल बी फ्री एंड बिफोर लॉन्ग।
इंडिया जो है निश्चित ही फ्री होगा और बहुत पहले फ्री होगा. द एनिमी ऑफिसर्स used to mock at the statement which they thought was illusory and a face-saving device. Actually, Netaji had a plan which was beyond the comprehension of professional soldiers. और जो शत्रु ऑफिसर्स थे वो क्या सोचते थे, वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन जो नेताजी थे एक्चुअली में उनके पास एक प्लान था, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स जो थे उनको समझ में नहीं आते था. ही केप्ट द INA इन द फील्ड इवन इन द फेस ऑफ द डिफीट. उन्होंने INA को जो है बैटल फील्ड पर रखा. ही wanted us to pay the price of liberty not only when we were on the advance but also during the retreat while going away from India, not to win territory but to continue fighting against the British forces who were holding India in perpetual bondage. These forces consisted of a greater number of Indian soldiers who paused and pondered as to why NA, with their poor strength and poor equipment, yet higher spirit, were fighting against the British. It created psychological revolution. The war ended, and with it rendered the slavish mentality of the Indian soldier. When the British started INA trials in the Red Fort, they thought they thought that the Indian people, especially the soldiers, would appreciate the British action against INA officers. Reverse was the case. As soon as the first INA trial of the three front line commanders started on 5th November 1945. यहाँ पर ये कुछ इंसिडेंट दिए हुए हैं कि वे चाहते थे कि जो हमें लिबर्टी मिले उसका हमें जो है कुछ ना कुछ हमें उसके लिए करना पड़ेगा. जो हमें स्वतंत्रता मिलेगी ऐसे ही वो नहीं मिलेगी, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार ब्रिटिश सरकार से फाइट करना पड़ेगा, जिन्होंने भारत को बंदी बना कर रखा था, भारत को गुलाम बना कर रखा था. एंड क्योंकि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी वो इंडिया के ही थे, इंडियन थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि कोई ऐसी चीज़ की जाए कि इनके मन में भी एक देशभक्ति की भावना आए और इनको लगे कि हाँ, हम क्यों अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ओके, ठीक है, हाँ, व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड ट्रायल इन द रेड फोर्ट, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे एक जतन लगाए कि लोगों के मन में ये फीलिंग आई, साइकोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया, और उनको लगा कि हम अपने ही लोगों के साथ क्यों लड़ रहे हैं, वो भी अंग्रेज़ों के लिए. और जब ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स जो थे वो रेड फोर्ट में स्टार्ट किए, तो उनको लगा कि जो इंडियन पीपल हैं, स्पेशली जो सोल्जर्स हैं, वो ब्रिटिश एक्शन को अप्रिशिएट करेंगे जो वो इंडियन नेशनल आर्मी के अगेंस्ट ले रहे हैं. लेकिन जो केस था वो रिवर्स हुआ, और जैसे ही जो फर्स्ट INA ट्रायल हुआ थ्री फ्रंट लाइन कमांडर्स का 5 नवंबर 1945 को, और उसके एक वीक के अंदर ही लाहौर में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद लखनऊ में, फिर कलकत्ता में, फिर बहुत सारे सैकड़ों जो प्रदर्शनकारी थे वो इंजर्ड हुए, मारे गए पुलिस फायरिंग में. और INA के फर्स्ट ट्रायल के बाद भी, जिसमें 3 जो अक्यूज थे ऑफिसर्स, वो रिलीज़ किए गए कमांडर इन चीफ के द्वारा. द पब्लिक डिमांड टू स्टॉप द फ्यूचर INA ट्रायल कोर्स कंटिन्यू. जो पब्लिक की डिमांड थी कि आगे अब इन पर कोई भी ट्रायल मुकदमा नहीं किया जाएगा, वो जारी थी. और एंटी ब्रिटिश राज फीलिंग केप्ट ऑन राइजिंग अनअबेटेड. जो एंटी ब्रिटिश राज की फीलिंग थी वो लोगों के मन में जो है बढ़ने लगी कि अब ब्रिटिश का राज हमें नहीं चाहिए. और क्लाइमेक्स आया कब, विद द म्यूटनी ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे ड्यूरिंग February 1946. देयर वर फर्दर डिस्टर्बेंसेस इन द रॉयल इंडियन एयरफोर्स इन कराची. ये 1946 का समय है. फिर से एक बार कराची में जो रॉयल इंडियन फोर्स थे उसमें फिर से डिस्टर्बेंस हुआ. कुछ जो यूनिट थी आर्म फोर्सेस की जबलपुर में, वहाँ पर भी हुआ. द ब्रिटिश टॉप ब्रास वर फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन. द ब्रिटिश वर हाउएवर लकी दैट फील्ड मार्शल सर ग्लॉड ऑचिनेक, commander in chief in India, could read the writing on the wall. Netaji's stratagem had transformed the British Indian Army into the Indian Army.
नेताजी ने क्या किया, जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको किस में चेंज कर दिया, इंडियन आर्मी में उसका नाम बदल दिया। द डेज ऑफ द ब्रिटिश राजस्थान इन ब्रिटिश राज इन इंडिया वर क्लोज टू देयर एंड, और अब दिन जो थे ब्रिटिश राज के वो अब लगभग समाप्ति की कगार पर ही थे भारत में। Having shown Netaji's power of generalship, which turned the defeat of the INA into the defeat of the British Raj, जो नेताजी की पावर थी जनरलशिप की, जिसने आईएनए की डिफीट को ब्रिटिश राज की डिफीट में बदल दिया। लेट मी रिकॉर्ड दैट अनदर ग्रेट असेट इन नेताजीज बीइंग वाज दैट ही वाज अ स्टॉन्च सेकुलरिस्ट। एक क्वालिटी और थी नेताजी की जो थी कि वो एक बहुत बड़े सेकुलरिस्ट थे, सेकुलर थे, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। Whatever our religion and the area of the station of our birth, we had full confidence that we would get absolute justice from him in his government. हम किसी भी कास्ट या रेस को बिलोंग करते हो, लेकिन हमें उन पर पूरा विश्वास था कि वो जो है उनका जो सरकार है उसमें न्याय ही होगा। द फोर रनर ऑफ, तो वो इन चीज़ों से ऊपर थे, वो एक सेकुलर व्यक्ति थे। To show how his mind worked in this direction, his brief but an all-embracing idea of independence is shown in distilled form in the last but one para of the proclamation of the provisional government of Azad Hind High Code। वो क्या सोचते थे, इन सभी विचारों को मिलाकर उन्होंने एक कोट लिखा उनका। The provisional government is entitled to and hereby claims that allegiance of every Indian. It guarantees religious liberty as well as equal right and equal opportunity to all its citizens। वो जो उनका मानना था वही लिखा हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो जो है इस तरह से रहेगी कि सभी के लिए होगी, और वो इस बात की गारंटी देगी कि लोगों को रिलीजियस लिबर्टी हो, धार्मिक स्वतंत्रता हो, इक्वल राइट मिले, उनको समान अवसर मिले, ठीक है, जो भी देशवासी हैं। It declares its firm resolve to pursue the happiness and prosperity of the whole nation and of all its parts, cherishing all the children of the nation equally and transcending all the differences cunningly fostered by alien government in the past। और पूरे फर्म रेजोल्यूशन के साथ वो जो है क्या करेंगे, हैप्पीनेस को परस्यू करेंगे और ऐसे काम करेंगे जिससे नेशन को क्या हो, प्रॉस्परिटी हो, नेशन आगे बढ़े, डेवलप्ड हो, और उसके सारे अंग जो है नेशन के वो भी साथ साथ चेरिश करें, ठीक है, ग्रो करें, और जो बच्चे हैं नेशन के वो जो है क्या हो सकें, बिना किसी डिफरेंस के, बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सकें, ठीक है। जो भी पास्ट में उनके साथ चीज़ें हुई हैं वो ना हो और आगे उनको समान रूप से अवसर दिया जाए। तो यहाँ पर ऑथर ने इन नेताजी की इन खास खूबियों के बारे में बताया है जो उनका नेताजी के साथ अनुभव रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप एक बार फिर से पढ़ें एंड समझने की कोशिश करें, देन यू विल फाइंड दैट it is very interesting and very easy chapter। Okay, so consult with me in case of any problem, and see you in the next video. Till then, have a great day and thanks for watching.